ये बैसाखी वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी को जादूगर बताते थे, एक अकेला सब पर भारी होने का जो है डंका पीटते थे टीवी वाले। आखिर क्यों अब मोदी सरकार नहीं लिखते उस पे? विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है। एनडीए के जितने भी घटक दल थे उनको झुंझुना थमा दिया गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। अमित शाह योगी को खत्म करना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को खत्म करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। इस सत्र की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चंद्रबाबू और नीतीश मुझे लगता है बहुत जल्दी बनने वाले हैं। चंद दिनों में ही विपक्ष सत्ता पक्ष बन गया और सत्ता पक्ष विपक्ष बन गया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एनडीए की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शपथ ले लिए हैं। तीसरे टर्म की सरकार बन गई और उसके लिए बधाई दी गई। लेकिन अब जो आज एबीपी ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है सुबह सुबह, उसके बाद सनसनीखेज जो है वो फैल गया है और एबीपी ने साफ दावा कर दिया है कि कांग्रेस का ये दावा है कि वो कभी भी सरकार गिरा सकती है। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इंडिया गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत जो है वो मिल गया है? क्या एनडीए के अंदर कोई फूट चल रहा है, आपस में मतभेद चल रहा है? और उधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए नीतीश कुमार की, तो उधर भी यही कुछ ना कुछ निकल कर आ रहे हैं। जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तमाम नेता हैं, वो कहते हैं कि जब नीतीश बाबू को कुछ मन मुताबिक नहीं मिलता तो वो फिर मौन हो जाते हैं। और आज नीतीश कुमार ने ये खबर निकल कर आ रही है बिहार से कि वो उन्होंने अचानक से अपनी कैबिनेट की बैठक बुला ली है। अब सारी समीकरण को मिलाए तो कयास यही निकल कर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस दावे कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। आखिर चल क्या रहा है? और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल तिवारी। इनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ सच्चाई है। ये जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, कभी भी सरकार गिरा सकती है कांग्रेस, क्या कुछ चल रहा है, बताइए जरा इसकी सच्चाई। देखिए, खबर तो हमारे पास भी आ रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हो, तो ये ब्रेकिंग न्यूज और सूत्र हमसे ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा तो मीडिया वालों को पता होते हैं, क्योंकि ये सूत्र जो होते हैं वो ये उन्हीं के हवाले से निकलते हैं। और जिस अंदाज में मुस्कुराते हुए आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है इस बात का कि कब हमारी ये माइक और हमारा ये कैमरा ब्रेकिंग न्यूज रिकॉर्ड करेगा, कब चलाएगा हमारा चैनल ब्रेकिंग न्यूज। और मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि ये सरकार जो है ये बैसाखी वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात करते थे वो 250 भी पार नहीं कर पाए, 240 पर सिमट करके रह गए। और जिस चंद्रबाबू नायडू को ये अपमानित करते थे, जिनके परिवार पर, जिनके परिवार की महिलाओं पर वो अच्छी टिप्पणियां किया करते थे, जिन नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां करते थे, जिनके लिए दरवाजे बंद कर लिए थे, आज उन्हीं की दम पर इन्होंने आनन फानन में डरते हुए सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली। लेकिन क्या कारण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी नहीं है? आज तक शपथ लेने के बाद उनका कोई 1 घंटे का बढ़िया सुंदर सी भाव भंगिमा देते हुए, टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हुए भाषण नहीं आया है। जनता को उन्होंने लक्ष्यदार कोई बातें नहीं कही हुई है। क्या कारण है? अभी तक तो वो शपथ लेते थे तो सुबह से शाम तक हमें जीत पहचाना आता है, हम उन्माद नहीं फैलाते जीत। ये देश की जनता ने देखा है, 2014 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है और 2024 में कुछ अलग ही देख रही है। क्या कारण है? जो टीवी नरेंद्र मोदी को दिन रात दिखाते नहीं थकती थी, क्या कारण है उन्होंने अपनी टीवी से नरेंद्र मोदी को गायब कर दिया? क्या कारण है कि 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी को जादूगर बताते थे, एक अकेला सब पर भारी होने का जो है डंका पीटते थे टीवी वाले? आखिर क्यों मोदी सरकार नहीं लिखते उस पर? क्यों भाजपा सरकार नहीं लिखते टीवी वाले उस पर? क्यों इंडिया सरकार की बात करते हैं? क्यों इंडिया गवर्नमेंट की बात करते हैं? क्यों आज जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि ये भाजपा सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार नहीं है? इस गफलत में मत रहिएगा, ये एनडीए सरकार है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें इस बात को स्पष्ट करती हैं, न पहले कुछ ठीक था न अब कुछ ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, सूत्र जो बता रहे हैं और सूत्र इस बात पर अपना जो है हस्ताक्षर भी कर रहे हैं कि विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है। उसका कारण है कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश बाबू का न जाना,
जिस समय उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसी समय नीतीश बाबू को अपनी पूरी की पूरी विधायक दल की मीटिंग को बुला लेना, अपने सांसदों की मीटिंग को बुला लेना, अंदर गुफ्तगू करना, इसका मतलब यह है कि कुछ ठीक नहीं है। और उसका कारण भी है क्योंकि नीतीश बाबू जिस उम्मीद के साथ एनडीए के साथ जुड़े थे वो उम्मीद तो नाउम्मीद हो गई। बिहार को क्या मिला? एनडीए के जितने भी घटक दल थे उनको झुंझुना थमा दिया गया और बीजेपी के जितने भी सांसद जीत करके आए थे सबको अहम अहम मंत्रालय सौंप दिए गए और उन्हीं को सौंपे गए जिनकी वजह से इस हिंदुस्तान ने 10 साल संकट झेला है। उन्हीं को सौंपे गए वो मंत्रालय जिनकी वजह से मणिपुर जैसे विभत्स कांड हुए, जिनकी वजह से हिंदुस्तान की महिला को, हिंदुस्तान के मान सम्मान गौरव को जंतर मंतर की सड़कों पर बैठना पड़ा, सड़कों पर घसीटा पड़ा, उन्हीं को मिला। जिनकी वजह से किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। तो यह साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। और इसीलिए आज देश का हर व्यक्ति फेसबुक पे लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है और नीतीश बाबू को समझाने की कोशिश कर रहा है। और बिहार कह रहा है नीतीश बाबू को कि भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्वभाव ही ये रहा है, उनका चरित्र, उनकी परंपरा ये रही है कि जितने भी एनडीए में घटक दल के रूप में शामिल हुए वो घटक दल ही समाप्त हो गए। उनका अस्तित्व, उनका वर्चस्व ही लोगों ने समाप्त कर दिया। और मैंने पहले भी कहा था, ये तो एनडीए की बात हो गई, बीजेपी में ही सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आरएसएस को खत्म करना चाहते हैं, अमित शाह योगी को खत्म करना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कारण क्या हुआ? इस चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी का साथ छोड़ा, धर्म ने बीजेपी का साथ छोड़ा, सनातन ने बीजेपी का साथ छोड़ा। और तो और जिस उत्तर प्रदेश ने इनको सराखों पर बिठाया था, बड़ी उम्मीदों के साथ ताज बना करके अपने सर पे सजाया था, वो लोग इनकी सच्चाई को जान गए। नरेंद्र मोदी के हर मुखौटों को उन्होंने देखा कि इसके पीछे एक बहुत खतरनाक आदमी छिपा हुआ है। उस आदमी की मंशा इस हिंदुस्तान के लिए बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिनको अपने सर का ताज बनाया था उनको उतार करके फेंक दिया पूरी तरीके से। ये तो देखा ना आपने। और तो और एक बात बताओ, और तो और भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात की और उसी राम राज्य की बात करके रावण राज्य चलाया गया 10 साल तक। उन्हीं भगवान राम ने अपनी चौखट से इनको खदेड़ करके भगा दिया। हर वो जगह जहां जहां से राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ था, हर उस जगह से भारतीय जनता पार्टी वालों को खदेड़ खदेड़ करके भगाया गया। और वहां की जनता ने, देवतुल्य जनता ने, भगवान राम के भक्तों ने इनको बुरी तरीके से हराया, इनके कैंडिडेट को बुरी तरीके से हराया। गद्दार कह रहे हैं बीजेपी के लोग, तमाम समर्थक जो है गद्दार कह रहे हैं। ये तो मानसिकता है इनकी। ये आज से थोड़ी कह रहे हैं, ये तो आज हार गए अयोध्या से तब कह रहे हैं। ये बात तो ये 10 साल से कहते आ रहे हैं। किसको इन्होंने अपमानित नहीं किया? बनारस की जनता को अपमानित नहीं किया, अयोध्या की जनता को अपमानित नहीं किया, मथुरा की जनता को अपमानित नहीं, कहाँ इन्होंने किसको अपमानित नहीं किया? सबको अपमानित किया। और उसी का कारण है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। यदि कोई और प्रधानमंत्री होता, अगर उसमें थोड़ी सी भी इज्जत, मान सम्मान, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मान सम्मान होता, तो इतनी निर्लज्जता के साथ सर उठा करके जीता नहीं वो। बनारस की जिस जनता ने 4.5 लाख वोटों से इनको जिताया था, 1.5 लाख वोटों तक पहुंचते पहुंचते इनको देर हो गई और हार गए थे ये चुनाव। वो तो योगी आदित्यनाथ का भला हो कि अपना मान सम्मान बचाने के लिए जबरदस्ती इनको जो है जिताया, बैठ गए जाकर के हर बूथ पर लोगों को बैठा दिया कि जबरदस्ती इनको जिताओ, अगर ये हार गए तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जबरदस्ती इनको जिताया गया। ये तो नैतिक हार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मुझे मालूम था कि जनादेश जब हिंदुस्तान की जनता विपक्ष के हाथों में सौंपेगी तो इसको ये स्वीकार नहीं करेंगे, उसका अपमान करेंगे और कर रहे हैं ये। और जनादेश विपक्ष को मिला है और वही विपक्ष जो आसानी से सत्ता पक्ष बन सकता था, उसी विपक्ष को रोकने के लिए वही सारी चीज़ें की जा रही हैं जो ये करते हुए आए 10 साल। और इसलिए ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ और जिस मुस्कुराहट के साथ आपने मुझसे सवाल पूछा, वो अंदाज ये बयां करता है कि सूत्र जो हैं वो इस सत्र का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है, इंतजार कीजिए। क्या कहा जाए कि संसद के पहला सत्र आने से पहले ही सत्ता पलट हो सकती है या कुछ समय इंतजार करेंगे? बात की बड़ी दिक्कत रहती है, मतलब इतनी ज्यादा आप
लोगों में चहलकदमी क्यों है? जनता में चहलकदमी है ना, जनता जानना चाहती है क्या इंतजार होने वाला कीजिए, है। आप इंतजार कीजिए। एक ही दिन क्यों ब्रेकिंग न्यूज ले लेना चाहते हैं सब? रुकिए आप थोड़ा सा। बहुमत आ गया है और आप मुझे लोगों का। लगता है हाँ। कि सूत्र तो हमने सुने हैं, सूत्र बहुत मजबूती से राजनीतिक गलियारों से निकल निकल करके आ रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप बयां कर रहे हो सूत्रों की बात, मुझे लगता है आपको स्पष्ट खबर है क्या कुछ होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं? दरअसल बात यह है कि ये खबर एबीपी न्यूज ने चलाई, वो एबीपी न्यूज जो जिसके एग्जिट पोल में भाजपा 400 पार जारी थी, वो अगर कह रहा है कि सूत्रों की खबर है कांग्रेस पलट सकती है सरकार, तो फिर बात पर सोचने वाली बात हो जाती है ना। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को हिंदुस्तान की जनता ने बेशुमार मोहब्बत दी है, बेशुमार प्यार दिया है, और अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र में कितनी आस्था है हिंदुस्तान की जनता की, लोकतंत्र में कितनी श्रद्धा है हिंदुस्तान की जनता की, उन्होंने साबित किया है। और इसीलिए राहुल गांधी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करते हुए विपक्ष की भूमिका में हैं आज, लेकिन वो खुश हैं, पूरा इंडिया अलायंस खुश है। क्या कारण है? अब तो प्रधानमंत्री ने शपथ भी ले ली, सरकार भी बना ली, घटक दलों को कुछ दिया भी नहीं, उन्हें झुंझुना दे दिया, सारे मंत्रालय भी अपने ही लोगों को दे दिए, फिर भी खुश क्यों नहीं है? आखिर ये नाखुशी की वजह क्या है? प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो झुर्रियां दिखाई दे रही हैं, उनके चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा है, डर की जो सिकन दिखाई दे रही, क्या कारण है? किस बात का डर दिखाई दे रहा है? डर मुझे मालूम है, इन्हीं की सरकार में एक मंत्री हैं इनके, जो बात बात पे कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। कड़ी निंदा करने वाला व्यक्ति जो है, शपथ ग्रहण समारोह के दिन हमने उसका एटीट्यूड देखा, और वो एटीट्यूड साफ दर्शा रहा था कि जो पहले बात थी वो अब नहीं है, और जो अब नहीं है वो आगे रहने वाली नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि पहले ये अपनी दम पर सत्ता में थे, इसलिए जब मर्जी आती थी जिसके ऊपर दबाव बनाते थे, शिकंजा कसते थे, ईडी का खेल खेलते थे, सीबीआई का खेल खेलते थे, आईटी के छापे डलवाते थे, डराते थे, यूएपीए एनएसए इसकी फाइल खोल दी, उसकी फाइल खोल दी, यहाँ सांसद खरीदे, वहाँ विधायक गिराए, यहाँ सरकार तोड़ दी। अब इनके हाथ से पूरी तरीके से सब कुछ बाहर जा चुका है। अमित शाह और मोदी की जोड़ी तो अभी भी है ना, अभी भी वो साथ ही चल रहे हैं, और वही सबसे भारी कोई जोड़ी नहीं है, जोड़ी सिर्फ एक है अब, और वो है चंद्रबाबू की और नीतीश बाबू की। मोदी और शाह वहाँ की जोड़ी नहीं है। इनका गुब्बारा में जो हवा था ना, वो टाइम फिस हो गया। ये तो चाणक्य होते थे, 400 पार 400 पार, कहाँ गया 400 पार? 250 भी पार नहीं कर पाए। तो जोड़ी इस समय सिर्फ एक है, वो है चंद्रबाबू की और नीतीश की। और जो आप सूत्र की बात कर रहे हैं, इस सत्र की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चंद्रबाबू और नीतीश मुझे लगता है बहुत जल्दी बनने वाले हैं। और हिंदुस्तान की जनता भी ये कह रही है कि चंद्रबाबू को और नीतीश बाबू को लोकतंत्र में विश्वास दिखाते हुए हिंदुस्तान की जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, और शीघ्र अतिशीघ्र जो अभी विपक्ष है उसको सत्ता पक्ष में तब्दील करने के लिए कोई पहल करनी चाहिए। हम सब तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए। अगर मान ली जाए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश आते हैं इंडिया गठबंधन में, फिर आप लोग उन्हें कौन सा पद ऑफर कर रहे हैं? अगर उन्हें वहां पर संतोषजनक पद नहीं मिले तो आप कौन सा ऑफर? देखिए, हमारे गठबंधन में इस बात की कोई सुगबुगाहट है ही नहीं, सब स्पष्ट है, सब क्लियर है। यहाँ कोई इस बात की होड़ नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। यहाँ इस बात के ऊपर चर्चा होती है, इस बात के ऊपर विमर्श होता है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा, हिंदुस्तान के तमाम उद्योग धंधे जो चौपट हो गए वो वापस कैसे उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, हिंदुस्तान को वास्तविकता में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की पटरी पर कैसे दौड़ाया जाएगा, रेल व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, चिकित्सालय व्यवस्था कैसे सुरक्षित होगी। जो आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है वो सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी? बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग जरूर करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब वो आएंगे, चाहे वो नीतीश बाबू हो चाहे चंद्रबाबू हो, सबसे पहले वो स्पेशल स्टेटस की बात को ही सॉल्व किया जाएगा। हम सब तैयार हैं उसके लिए, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, फिर से जोर दे करके कह रहा हूं, याद रखिए आप, सत्ता पक्ष कभी भी विपक्ष बन सकता है और विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है। कैमरे पर नजर बनाए रखिए और आनंद लीजिए, क्योंकि सूत्र जो है इस सत्र की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले हैं। और उस ब्रेकिंग न्यूज में एक ही बात चलेगी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों में ही विपक्ष सत्ता पक्ष बन गया और सत्ता पक्ष विपक्ष बन गया। इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस ने ऐसी
कौन सी गोलबंदी की कि ये सब कुछ पलट गया? कोई कांग्रेस की गोलबंदी नहीं है। हाँ। ये हिंदुस्तान का जनादेश है हाँ। और हिंदुस्तान के जनादेश में बहुत ताकत होती है, तो आप जानते हो ना, बहुत ताकत होती है उसमें, और वो ताकत ही विपक्ष को सत्ता पक्ष में तब्दील करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर एबीपी न्यूज ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है और साफ दावा कर रहा है कि कांग्रेस कभी भी सत्ता पक्ष को पक्ष और विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष बना सकता है और ये कभी भी सत्ता पलट सकती है। सरकार गिराने की जो है वो सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। तो सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो रहा है? क्या आपस में कोई गोलबंदी चल रही है? क्या कुछ बड़े मिशन पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।